पिछले कुछ दशकों में आवासों की मांग कई गुना बढ़ गई है और सरकार इस मांग की पूर्ति करने में असफल रही है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ निजी खिलाड़ियों ने रियल एस्टेट क्षेत्र में अपने कदम रखे। जहां कुछ अच्छे बिल्डरों ने अपने कामों से आपूर्ति की है, वहीं कुछ बिल्डरों ने ग्राहकों के प्रति अनुचित और एक तरफा शर्तों वाले अनुबंध ने उन्हें असहाय छोड़ दिया है। मौजूदा कानून भारत में अनियमित रियल एस्टेट और आवास क्षेत्र की जांच करने में असक्षम रहा है। नतीजन उपभोक्ताओं को भेदभावपूर्ण धाराओं के साथ बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे डेवलपर्स को बेलगाम और अनुचित शक्ति मिलती थी। इसके अलावा एक प्रभावी तंत्र के अभाव में ग्राहक पूरी जानकारी प्राप्त करने और यहां तक कि दोषी डेवलपर्स के खिलाफ कंप्लेन करने में भी असमर्थ था। इन्हीं बिंदुओं के कारण 1 मई 2016 को केंद्र ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट पारित किया। आइए अब हम इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रेरा एक सेंट्रल एक्ट है, यानी मॉडल लॉ है। इसे सेंटर ने बनाया है और इसी एक्ट के हिसाब से स्टेट को अपने नियम बनाने हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमें रेरा की ज़रूरत क्यों पड़ी या रेरा क्यों बनाया गया। तो रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, यानी रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो 9% जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है और यह सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। ग्राहकों के प्रति डेवलपर्स की जिम्मेदारियां और उनका ब्याज बचाने के लिए सभी पहलुओं पे पारदर्शिता, यानी डेवलपर्स और ग्राहक दोनों के तरफ से धोखाधड़ी और प्रोजेक्ट को डिले होने को रोकना सबसे मेन ऑब्जेक्ट है। इंट्रोड्यूस प्रोफेशनलिज्म एंड पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन, स्पीड डिस्प्यूट रेड्रेसल कोर्ट, यानी छोटी कोर्टें होंगी जहां दोनों पक्षों के बीच के विवादों का तेजी से निर्णय लिया जा सके। अब हम इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझें जो कि बहुत विशेष हैं। रेरा एक्ट में सबसे पहले कारपेट एरिया को डिफाइन किया गया है। कारपेट एरिया के हिसाब से आपकी यूजेबल एरिया और इंटरनल वॉल्स आती हैं, यानी सर्विस शाफ्ट, एक्सटर्नल वॉल्स, वरामदा, ये सारी चीजें कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होंगी। कुछ स्टेट में ये डेफिनेशन डिफाइन नहीं होती, जैसे हरियाणा में अभी भी सुपर बिल्डअप पर सेलिंग होती है। आपको सेंट्रल एक्ट के साथ साथ अपने स्टेट के एक्ट भी देखने होंगे। अगला है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, यानी बिल्डर या डेवलपर्स जब सारे अप्रूवल्स और सैंक्शंस ले लेता है तो उसके बाद उसे कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती है। यही कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कहलाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगला है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के लेआउट और सैंक्शन प्लान की ड्राइंग के हिसाब से जब वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो इसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी जब प्रोजेक्ट का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, सीवरेज, ये सारी फैसिलिटी हो जाए और बिल्डिंग ऑक्यूपाई करने के लायक हो जाए, तब ये सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर से ले, इसके बगैर पोजीशन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वल इंटरेस्ट पेनल्टी, यानी पहले जो हुआ करता था वो ये होता था कि जब बिल्डर आपसे पेनाल्टी लेता था तो ज़्यादा लेता था और जब उसे आपको डिले के कारण पेनाल्टी देनी होती थी तो वो कम देता था। इस लॉ में इक्वल इंटरेस्ट पेनाल्टी, यानी बिल्डर आपके पेमेंट डिफॉल्ट करने पे उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है जितना वो यदि प्रोजेक्ट डिले करता है तो आप उससे चार्ज कर सकते हैं। इससे जो एग्रीमेंट है उसमें बैलेंस आ गया, जो कि ग्राहकों के लिए सबसे बेहतर रूल्स है। इस एक्ट के हिसाब से बिल्डर और प्रमोटर अब बिना रेरा नंबर के प्रोजेक्ट का एडवर्टीजमेंट और सेलिंग नहीं कर सकते। वो प्रोजेक्ट जिन्हें अब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो प्रोजेक्ट को रेरा नंबर की ज़रूरत होगी, यानी वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आएंगे। अब हम ये समझते हैं कि रेरा किन प्रोजेक्ट्स पर इम्प्लीमेंट या एप्लीकेबल नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट जो 500 स्क्वायर मीटर से कम एरिया के हैं उन्हें रेरा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा वो अपार्टमेंट जिनमें नंबर ऑफ फ्लैट जो हैं 8 हैं उन्हें भी रेरा की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी वो प्रोजेक्ट
वो फ्लैट्स या मल्टी जिनका रीडेवलपमेंट हो रहा है, यानी जो पहले ऑनर थे वही हैं, उनमें किसी भी प्रकार की सेलिंग नहीं हो रही है, वो प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आएंगे और उन्हें रेरा नंबर की जरूरत नहीं होगी। ईच फेज सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यानी किसी प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और उसका नया फेज आ रहा है तो उसे भी सेपरेट रेरा नंबर लेना होगा। प्रमोटर्स को एग्रीमेंट फॉर द सेल और अलॉटमेंट लेटर के फॉर्मेट देने होंगे ताकि अथॉरिटी ये चेक कर सके कि क्या ये दोनों एग्रीमेंट बैलेंस है जहां पहले फ्रॉड हुआ करते थे। इसके साथ साथ उन्हें ये सारी डिटेल देनी होगी, जैसे अपार्टमेंट, नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने हैं, कारपेट एरिया क्या है, ओपन एरिया क्या है, एमिनिटीज क्या क्या हैं, कौन से रियल एस्टेट ब्रोकर कौन कौन से हैं, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर कौन है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन है, सुपरवाइजर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, ये सारी जानकारी भी उन्हें प्रॉपर वे पे देनी होगी। डेवलपर को 70% पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा, यानी पहले क्या हुआ करता था कि डेवलपर इन पैसों को कहीं और पर्सनल यूज के लिए या किसी और प्रोजेक्ट को परचेस करने में लगा देते थे, बट रेरा में ये बहुत अच्छा नॉर्म्स आया है कि एस्क्रो अकाउंट में डेवलपर्स को 70% अमाउंट रखना पड़ेगा। जैसे जैसे वो डेवलपमेंट करता जाएगा वैसे वैसे इसमें से वो अमाउंट निकालता जाएगा। इसके लिए उसे अपने आर्किटेक्ट, सीए और इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेने होंगे और अथॉरिटी में सबमिट करने होंगे। इस एक्ट के हिसाब से डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अथॉरिटी जो है सभी डॉक्यूमेंट्स देगी और 30 दिन के अंदर उन्हें रेरा नंबर प्रोवाइड करेगी। यदि डेवलपर्स के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और अथॉरिटी 30 दिन में नहीं दे पाती है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये प्रोजेक्ट ड्रीम रजिस्टर्ड माना जाएगा। डेवलपर्स को इस एक्ट के हिसाब से एक्सटेंशन जो है फोर्स मेजर पर ही मिलेंगे, जैसे बाढ़, भूकंप, कोविड, इस तरह को ही जो है मेजर फोर्स माना जाता है, फोर्स मेजर माना जाता है और इन्हें एक्सटेंशन मिलेगा। ये एक्सटेंशन जो है वो 1 साल का ही होगा। 1 साल से ज़्यादा डिले होने पर जो है डेवलपर को पेनाल्टी देनी होगी। इस एक्ट के हिसाब से ब्रोकरों के लिए भी कुछ सर्टेन लॉ है, जैसे सभी ब्रोकर को रेरा में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वो जहाँ भी काम करेंगे उन्हें अपना रेरा नंबर हर जगह कोट करना होगा। इसके अलावा अथॉरिटी उन्हें जो लाइसेंस देगी वो एक टाइम फ्रेम के लिए होगी और पूरे एक स्टेट के लिए सिंगल लाइसेंस होगा। ब्रोकर अपने रेरा नंबर के बगैर किसी भी प्रकार का सेल और परचेस नहीं कर सकता है। इस एक्ट के अनुसार डेवलपर्स को हर जगह, यानी अपने प्रोस्पेक्टस, मैसेजेस, इन सारी जगह अपने रेरा नंबर देने होंगे। रेरा डेवलपर्स को एक आईडी और पासवर्ड देगा, यानी रेरा की जो वेबसाइट होती है उस पर एक पोर्टल मिलेगा जिसमें उन्हें सारी डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे कौन कौन से अप्रूवल्स आ गए हैं, कारपेट एरिया कितना है, ओपन स्पेस कितना है, कितना डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से सैंक्शंस लेटर्स आ चुके हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें क्वार्टरली अपडेट करनी होंगी। डेवलपर्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी देना होगा, यानी ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप डेवलपर से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लें। हैंडओवर से पहले ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चीज़ों को मेंटेनेंस करे। ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पर सारे कॉमन एरियाज के टाइटल जो है वो ट्रांसफर करेगा। इस एक्ट के हिसाब से डेवलपर 10% आपसे राशि बुकिंग के दौरान ले सकता है, उसके बाद उसे एग्रीमेंट ऑफ सेल करना पड़ेगा। डेवलपर्स को एग्रीमेंट फॉर द सेल में सारी डिटेल देनी होगी, जैसे प्रॉपर बिल्डिंग के स्पेसिफिकेशंस, इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स की डिटेल, स्पेसिफिकेशंस, इसके अलावा डेट ऑफ पोजीशन का टाइम। इसके साथ साथ उन्हें यह भी बताना होगा कि पेमेंट का शेड्यूल क्या है, और सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट बैलेंस हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पेनाल्टीज का क्या होगा, यानी यदि ग्राहक पेमेंट डिफॉल्ट करता है तब, या बिल्डर जब डिले करता है तब, ये दोनों चीज़ों के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये इसी एग्रीमेंट में डिफाइन होगा। अब जो है बिल्डर को किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चरल या एक्सटर्नल इंटरनल चीज़ों में चेंजेस करने से पहले 2/3 लोगों से लिखित में उन्हें लेना होगा, यानी यदि 100 लोगों ने वहाँ उस प्रोजेक्ट में रह रहे हैं तो उनमें से लगभग 67 लोगों से उन्हें एक प्रकार से एनओसी लेनी होगी कि वो चेंजेस कर रहे हैं। डेवलपर 5 साल तक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में वारंटी देगा। कभी कभी बिल्डर जो प्रोजेक्ट लेके आया करता था उस प्रोजेक्ट को वो किसी और को दे दिया करता था, लेकिन अब ये नहीं कर सकता, यानी इसके लिए भी उसे 2/3 लोगों से कंसेंट लेना होगा कि वो ये प्रोजेक्ट ड्रॉप करके किसी और को दे रहा है। ये एक बहुत अच्छी
बात है इस एक्ट की। बिल्डर के द्वारा किसी प्रकार की गलती होने पर ये ग्राहकों के पास राइट्स है कि या तो वो बिल्डर से पेनल्टी ले सकते हैं या वो चाहें तो अपना फंड रिफंड ले सकते हैं विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये अलॉटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्डर को सही समय पर पेमेंट करे ताकि वो पेनल्टी से बचे। इसके अलावा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के 2 महीने के अंदर कन्वेंस डीड बनवाए और फिजिकल पोजीशन लें। किसी भी प्रकार का वायलेंस होने पर दोनों पक्ष अथॉरिटी पे जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अथॉरिटी की ट्रिब्यूनल्स 60 दिन के अंदर इस डिस्प्यूट का रिजॉल्व देंगे और यदि रिजॉल्व नहीं कर पाए तो वो रिटर्न रीजन देंगे। बिल्डर के दोषी पाए जाने पर 10% की पेनल्टी या 3 साल की कारावास भी हो सकती है। एजेंट द्वारा या ब्रोकर द्वारा मिसगाइड करने पर 5% ऑफ यूनिट सोल्ड की पेनाल्टी भी ब्रोकर को लग सकती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, रेरा में सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखा गया है और आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रांसपेरेंट और काफ़ी फास्ट मैकेनिज्म है। मुझे यह वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आया और मुझे उम्मीद है आपको भी बेहद पसंद आया होगा। तो इस तरह के वीडियोस और भी आते रहेंगे। तब तक प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए सेफ्टी ऑफ द पीपल शैल बी द हाईएस्ट लॉ।